अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीवर्स, इससे पहले मैं जागीरदार की बेटी थानेदार का बहरूप के नाम से आपको ये कहानी सुना चुकी हूँ। अब ये इसका दूसरा और आखिरी हिस्सा है। आइए इसको सुनते हैं। जगन्नाथ की बेटी शांति ने मेरे नाम जो खत लिखा था उसमें उसने ये लिखा था कि आप निर्दास को बरामद कर लें तो सुबह आप अपने घर के सहन में नोटों की गट्ठी पड़ी हुई पाएंगे जो मैं रात के वक्त आपके घर फेंक जाऊंगी। मैं नोटों की इस गट्ठी का मुंतजिर ही रहा और सुबह तुलू होती रहीं। नोटों की गट्ठी तो मेरे सहन में ना गिरी, अलबत्ता मुकदमा ख़त्म हुआ तो एक बिजली मुझ पर गिरी। मैंने इस कहानी के आखिर में वादा किया था कि यहाँ से एक और हिस्सा इसका शुरू हो गया था, तो वो हाजिर खिदमत है। निर्दास के अगवा वगैरह के मुकदमे में मुलजिमों को सजाएं हो गईं और मेरा एक मुकदमा बड़ी कामयाबी से इख्तिताम पजीर हुआ। किसी थानेदार का तैयार किया हुआ मुकदमा इस तरह ख़त्म हो कि मुलजिमों को सज़ा मिल जाए तो वो थानेदार ही नहीं बल्कि उसके थाने का सारा अमला जश्न मनाता है। मैं भी जश्न मनाने के मूड में था। अगर मुलजिम बरी हो जाते तो जगन्नाथ का जागीरदार बाप मुझे बहुत नुकसान पहुंचाता। वो असर व रसूख वाला आदमी था। मेरे खिलाफ मुकदमा कोर्ट में पेश करने की पादाश में महकमाना कार्रवाई करवा देता। मेरे लिए असल खुशी तो यही थी कि मेरी सर्विस दागदार होने से बच गई थी, लेकिन ये खुशी 15-16 दिन तक ही रही और मुझ पर वो बिजली गिरी जिसका मैंने नरदास वाली कहानी में जिक्र किया है। ये इस तरह हुआ कि एक सुबह मैं अभी घर में थाने को जाने के लिए तैयार ही हो रहा था कि एक कांस्टेबल ने इतला दी कि यही जागीरदार यानी जगन्नाथ का बाप आया है। इसने कुछ बताया तो नहीं, लेकिन इसकी जज्बाती और मिजाजी कैफियत बताती है कि कोई ख़ास वाक़या हो गया है और वो कहता है कि आपको जल्दी थाने लाया जाए। यकीन कीजिए, मैं मुलजिमों और मुश्तबों की तरह भागम भाग थाने पहुंचा और इस शख्स से यूं मिला जैसे यही मेरा डीएसपी हो। इसके चेहरे का तासुर देखकर मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये काफिर कोई बुरी ही खबर लाया है। शांति लापता हो गई है, उसने यूं कहा जैसे अभी रो पड़ेगा। मैं अपना इस वक्त का तासुर बयान करता हूँ। ये शख्स इस तरह शिकस्त खुर्दा और गमनाक लहजे में बात करने वाला आदमी नहीं था। वो तो हाकिमों की तरह बात किया करता था। मुझे ख्याल आया कि बेटी चाहे तो अपने करीब बाप का सर भी ऊंचा कर सकती है और चाहे तो इस किस्म के जाबिर और मुतकब्बिर बाप का सर झुका सकती है। इस बेटी ने लापता होकर इस शख्स की सारी रौनक ख़त्म कर डाली थी। किसी जवान लड़की के लापता होने की रिपोर्ट पर थानेदार जो सवाल पूछा करते हैं वो मैंने पूछ डाले। बड़ा अच्छा इत्तेफाक था कि मैं इस लड़की के पस मंज़र से पूरी तरह वाकिफ़ था। मुझे तवक्को थी कि ये शख्स निर्दास के खिलाफ शक लिखवाएगा। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। उसने गुमशुदगी की रिपोर्ट के बाद पूरे वसूख से कहा कि लड़की निर्दास के साथ चली गई है। लेकिन ये सोच लें राव जी, उसने कहा, आप रिपोर्ट इस तरह लिखें कि लड़की अपनी मर्जी से नहीं गई बल्कि इसे अगवा किया गया है। मैं इस लड़के निर्दास को ऐसे अंजाम तक पहुंचाऊंगा कि इसका सारा ख़ानदान बाकी उम्र पछताते और रोते हुए गुजारेगा। आप जो भी रिपोर्ट देंगे मैं वो आप ही के अल्फाज में लिख लूँगा, मैंने कहा। लेकिन तफ्तीश में जो कुछ सामने आएगा मेरा केस इसी बुनियाद पर खड़ा होगा। कानून मेरे और आपके चाहने की परवाह नहीं करता। मैं आपको यही बता देता हूँ कि मैं कानून की खिलाफवर्जी तो नहीं करूँगा और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मेरे तफ्तीश की लपेट में मेरा अपना सगा भाई भी आ गया तो मैं उस पर पर्दा डालने की कोशिश नहीं करूँगा। आपकी बेटी को ज़मीन के नीचे से भी निकाल कर आपकी गोद में डाल दूंगा। मैं इसी बेटी के मुंह पर थूकना भी गवारा नहीं करता। इस जागीरदार ने यकलख्त जैसे बेदार होकर कहा, इस बेटी ने तो मेरा सर झुका दिया है। मैं वो शख्स हूँ जिसने मंदिर में जाकर भी कभी सर नहीं झुकाया। इस बदअखलाक बेटी ने मेरे अकलौते बेटे को जेल तक तो पहुंचा दिया था, लेकिन बेटे के खिलाफ कोई शहादत न मिली इसलिए बच गया। अगर बेटी मुझे मिल गई तो शायद मैं इसे जिंदा न छोड़ूं। ये शख्स अपने बेटे की यूं बात कर रहा था जैसे वो बड़ा ही शरीफ लड़का हो और उसने कोई जुर्म ना किया हो। इसकी खुशकिस्मती ये थी कि उसके बेटे ने जुर्म किया नहीं बल्कि दूसरों से कराया था और इसका भी कोई सबूत नहीं मिला था। यही वजह थी कि वो सज़ा से बच गया और दूसरे सज़ा पा गए। इस जागीरदार को अपनी फिरौनियत पर इतना नाज था
कि उसे ये भी एहसास नहीं था कि वो एक थानेदार के साथ बात कर रहा है और उसकी बातों से ये जाहिर हो रहा है कि उसकी बेटी अगवा नहीं हुई बल्कि खुद गई है। उसने नरदास का नाम लेकर मुझे शक में डाल दिया था। मुझे पिछली वारदात की तफ्तीश में पता चला था कि नरदास और शांति ने घर से भाग जाने का प्रोग्राम बना रखा था। वो नरदास का नाम न लेता तो भी मैं इसी पर शक करता। मैंने इससे पूछा कि उसने मालूम करवाया है कि नरदास भी घर से गायब है या नहीं। नहीं, उसने जवाब दिया, ये काम आपके करवाने के हैं, आप अपने अंदाज से तफ्तीश करें। मुझे यकीन की हद तक शक था कि शांति अगवा नहीं हुई, खुद गई है। ये शक जहन में रखकर मैंने उसके उस जागीरदार बाप से पूछा, वो जूती, चप्पल या स्लीपर पहनकर गई है या घर में वो जो भी जूती या चप्पल पहनती है वो पलंग के पास पड़ी थी। पलंग के पास इसकी कोई जूती नहीं पड़ी थी, बाप ने जवाब दिया। लड़की को अगर सोते में उठाया जाए तो उठाने वाले ऐसा एहतमाम नहीं किया करते कि लड़की को जूते पहना लें। शांति के बाप की रिपोर्ट ये थी कि शांति रात अपने कमरे में सो गई थी, फिर सुबह कमरे में नहीं थी। मेरे एक सवाल के जवाब में उसने बताया कि सुबह अंदर का दरवाज़ा बंद था और बाहर वाला दरवाज़ा अंदर से खुला हुआ था। घर से कुछ रकम या जेवर भी गए हैं? मैंने पूछा। नहीं, उसने जवाब दिया, ये हमने सबसे पहले देखा था। कोई भी चीज़ इधर से उधर नहीं हुई है और न ही कोई चोरी चकारी हुई है। ये जवाब सुनकर मैं कुछ और ही सोच में उलझ गया था। मुझे याद था कि पिछली वारदात की तफ्तीश के दौरान निर्दास ने मुझे बताया था कि शांति ने उसके साथ घर से भागने का जो प्रोग्राम बनाया था उसमें यह भी था कि शांति घर से जितनी भी रकम और जेवर उड़ा सकी उड़ा लाएगी और ये माल नई जगह जाकर आइंदा जिंदगी बनाने के काम आएगा। लेकिन उसका बाप कह रहा था कि रकम भी नहीं गई, जेवर भी नहीं गया। मैं यही कह सकता था कि शांति को रकम और जेवर की चोरी का मौका नहीं मिला और वह नरदास के साथ नहीं गई। ये तो इन लोगों के घर जाकर देखना था कि लड़की अगर अगवा हुई है तो उसे उसके कमरे से अगवा किया भी जा सकता था या नहीं। ये मुझे मुमकिन नजर नहीं आता था। मुझे एहसास हुआ कि मैं वक्त ज़ाया कर रहा हूँ। फौरी तौर पर तो मुझे ये देखना था कि नरदास भी गायब है या यहीं पर है। मैंने एक हेड कांस्टेबल को बुलाया और शांति के बाप की मौजूदगी में कहा कि निर्दास घर में है या जहाँ कहीं भी है इसे साथ ले आए और अगर इसका बाप या भाई वगैरह कहीं कहें कि वो शहर से कहीं बाहर चला गया है या बताए बगैर कहीं गायब हो गया है तो उसके बाप को साथ लेकर आ जाए। पिछली वारदात की वजह से मेरे स्टाफ के कई एक आदमी निर्दास, इसके बाप, इसके बड़े भाई को बड़ी अच्छी तरह जानते पहचानते थे और उसके घर से भी वाकिफ थे। शांति का बाप मेरे पास बैठा रहा और शांति के मुतालिक ही ज़्यादातर बातें होती रहीं। मैंने अपना अंदाज बेतकल्लुफ़ दोस्तों जैसा रखा, लेकिन मैं इसकी नीयत और अपने काम की कुछ दीगर बातें उसके सीने से निकालने की कोशिश कर रहा था। वो तो नफरत की हद तक अपनी इस बेटी को नापसंद करता था। उसने भूले से भी ऐसे अफसोस का इजहार न किया कि उसकी बेटी को न जाने कौन अगवा करके ले गया है और बेचारी न जाने किस हाल में होगी। मैंने उसकी दूसरी बेटियों के मुतालिक भी कुछ बातें की तो देखा कि ये शख्स दूसरी बेटियों को भी अच्छा नहीं समझता था। सिर्फ अपने बेटे जगन्नाथ की तारीफें करता और ये तासुर दे रहा था कि जगन्नाथ बड़ा ही दानिशमंद और बड़े अच्छे किरदार का लड़का है। ये तो मैं ही जानता था, या इस शहर के लोग जानते थे कि जगन्नाथ, जो जग्गू कहलाता था, बड़ा ही घटिया और ओछा लड़का था। हिंदू वैसे भी लड़कियों को अच्छा नहीं समझते थे। मुझे इसकी दोस्ताना बातों से ये पता चल गया कि इस शख्स को मालूम है कि इसकी बेटी खुद गई है और इसे कोई ज़बरदस्ती नहीं ले गया। मैंने इसे अभी तक ये नहीं कहा था कि इसका ये शक महज वहम है कि उसकी बेटी को अगवा किया गया है। अभी तो मैं खुद भी कोई राय नहीं दे सकता था। अलबत्ता शांति का बाप सिर्फ ये जोर दे रहा था कि इसकी बेटी को निर्दास ले गया है और ये जबरी अगवा की वारदात है। मैं बड़ी बेताबी से निर्दास का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन हेड कांस्टेबल ज़्यादा ही वक्त ज़ाया कर रहा था। निर्दास का घर दूर नहीं था, छोटा सा तो ये कस्बा था। मैंने इस जागीरदार को बातों में उलझाए रखा। हेड कांस्टेबल तकरीबन निस्फ घंटे बाद आया। मेरी मेज कुर्सी दफ्तर में ऐसी जगह रखी थी कि मुझे थाने के अहाते का गेट नज़र आता था। मैंने दूर से ही देख लिया कि हेड कांस्टेबल के साथ निर्दास की बजाय उसका बाप आ रहा था। मैं समझ गया कि निर्दास भी लापता है और उसका बाप मुझे यही बताने आया है कि निर्दास गुज़िश्ता रात कुछ बताए बगैर कहीं चला गया है। मैंने शांति के बाप को बता दिया और एक कांस्टेबल को बुलाकर कहा
कि वो उसे अपनी बारिक में बिठाए। मैं नहीं चाहता था कि दोनों बापों का आमना सामना हो। हेड कांस्टेबल निर्दास के बाप को मेरे सामने ले आया और मेरे पास बिठाकर चला गया। मैंने इस बाप से पूछा कि निर्दास क्यों नहीं आया। खुद ही चलकर देख लें साहब, उसने बोझल सी आवाज में जवाब दिया। आज तीसरा दिन है, बुखार में पड़ा जल रहा है। अब निर्दास की आपको क्या जरूरत आ पड़ी है साहब? मैं ये पूछने चला आया हूँ कि इसे थाने हाजिर करना बहुत जरूरी है तो टांगे में डालकर ले आता हूँ। हमारी गली इतनी कुशादा है कि टांगा आसानी से दरवाजे तक जा सकता है। मैंने पूछा कि इलाज किसका हो रहा है तो उसने एक डॉक्टर का नाम लिया जो हिंदू था और काबिल डॉक्टर माना जाता था। इस शख्स से मुझे बिल्कुल तवक्को नहीं थी कि झूठ बोलेगा। मैंने इसका बेटा अपने आप को खतरे में डालकर बरामद किया था। ये तो मेरा एहसानमंद था, फिर भी तस्दीक ज़रूरी थी। मैंने एएसआई को बुलाया, निर्दास के बाप को बाहर निकाल दिया। एएसआई को बताया कि ये वारदात है और निर्दास का बाप ये खबर लाया है। एएसआई जाए और एक तो इस डॉक्टर से मिले जिस लड़के का इलाज कर रहा है और इसे पूछे कि निर्दास को क्या तकलीफ है। फिर निर्दास के घर जाकर देखे कि वो वाकई बीमार है या मामला मशकूक है। मैंने जो तहरीरी कार्रवाई करनी थी वो मुकम्मल कर ली। फिर दोनों बापों से कहा कि वो इंतज़ार करें, मैं थाने के दूसरे ज़रूरी कामों में मसरूफ़ हो गया। एएसआई खासा तजुर्बेकार और होशमंद आदमी था। वो 1 घंटे से कुछ ज़्यादा वक्त लगाकर वापस आया। उसने जब अपनी कारगुजारी सुनाई तो यूँ समझें कि वो आधी तफ्तीश कर आया था। उसने बताया कि निर्दास वाकई बुखार में जल रहा है और डॉक्टर ने मलेरिया बताया है। एएसआई की रिपोर्ट के मुताबिक निर्दास से ठीक तरह बोला भी नहीं जाता था। एएसआई ने जो बात बताई वो मैं पेश करता हूँ। अब मुझे थाने क्यों बुलाया जा रहा है? निर्दास ने एएसआई से पूछा। तुम्हारी शांति लापता हो गई है, एएसआई ने इसे बताया। वजह तौर पर शक है कि वो तुम्हारे साथ घर से भागी है। कब से गायब है? निर्दास ने पूछा। गुज़िश्ता रात से, एएसआई ने जवाब दिया। इसका बाप थाने में बैठा हुआ है। वो तो यही कहेगा कि इसकी बेटी को मैं ले गया हूँ, निर्दास ने कहा। गुज़िश्ता रात बुखार इतना तेज था कि मुझ पर कशी तारी हुई जा रही थी। डरना नहीं निर्दास, एएसआई ने कहा। मुझे सही बात बता दो। ऐसी बात तो नहीं कि शांति किसी खास जगह पहुंच गई है और तुम सेहतयाब होकर वहां पहुंच जाओगे। अगर आप सही बात सुनना चाहते हैं तो ये भी सुन लें, निर्दास ने कहा। इसे न ढूंढें, मिल भी गई तो इसकी लाश मिलेगी। इसका मतलब यह है कि तुम बहुत कुछ जानते हो, एएसआई ने कहा। जी हाँ, निर्दास ने कहा, मैं बहुत कुछ जानता हूँ। निर्दास ने एएसआई को जो बात सुनाई वो ये थी कि जब पिछली वारदात का मुकदमा शुरू हुआ तो शांति को माँ बाप ने घर में इस तरह कैद कर दिया था जिस तरह हिंदुओं में कोई औरत बेवा हो जाए तो उसे धुतकार कर अलग फेंक दिया जाता है और कोई उसके साथ ठीक तरह बात भी नहीं करता। शांति को जगन्नाथ ने भी मारा पीटा और बाप ने भी 2-3 मरतबा उसकी पिटाई की और उसका बाहर निकलना बंद कर दिया। तुम्हें ये सब कैसे मालूम हुआ था? एएसआई ने निर्दास से पूछा। मुझे उसके पैगाम मिलते रहे हैं, निर्दास ने जवाब दिया। मुझे उसका जो आखिरी पैगाम मिला वो ये था कि वो मेरी बेवफाई से और दुनिया की बेवफाई से तंग आ चुकी है और अब वो इस दुनिया से जा रही है। मेरा ख्याल है उसने कहीं जाकर खुदकुशी कर ली है। मुझे 2 बातें बता दो, एएसआई ने पूछा। तुम्हें इसके पैगाम किस तरह मिलते थे और दूसरी बात ये कि तुमने उसके साथ क्या बेवफाई की थी? मैंने उससे ताल्लुक़ तोड़ लिया था, निर्दास ने कहा। उसके पैगाम आते रहे कि चलो घर से भाग चलें, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया। इस मोहब्बत के पीछे जो मुझ पर गुजरी है वो तो आप जानते ही हैं। मुझे जग्गू ने अगवा कराया, वहाँ कत्ल होने से बचा तो दूसरी जगह मेरे बाप को 20,000 तावान पड़ गया। ये तो आप लोगों का और राव साहब का कमाल था कि मुझे बरामद करवा लिया, वरना मैं तो मारा गया था या फिर मेरे बाप को 20,000 रुपये तावान पड़ जाना था। मैं तो इतना डर गया हूँ कि एक लड़की के पीछे अपने बूढ़े बाप को जलील नहीं करा सकता, दुखों और गमों में नहीं डाल सकता। निर्दास ने और भी बहुत सी बातें की थीं, जिनमें एक अहम बात यह थी कि उसने अपने ख़ानदान की हैसियत से बहुत ही ऊंची हैसियत के एक ख़ानदान की लड़की के साथ दिल लगा लिया था। अगर वो लड़की को घर से भगा ले जाता तो जाता कहाँ, और लड़की अगर रकम और जेवरात साथ लाती तो ये एक और जुर्म बन जाता। शांति का बाप इतना असर रसूख रखता था और उसके पास इतनी दौलत थी कि वो इसे तलाश करके गिरफ्तार करवा सकता था। गिरफ्तारी की सूरत में उस पर एक तो अगवा का इल्ज़ाम लगाया जाता और दूसरा चोरी का। निर्दास ये सब सोचकर भी चुप रहा।
پھر اس نے یہ بھی سوچا کہ معلوم نہیں اتنے بڑے خاندان کی لڑکی اس کے ساتھ مطمئن رہ بھی سکے گی یا نہیں۔ اگر وہ پکڑے نہ جائیں اور کوئی اپنا کاروبار یا ذریعہ معاش اختیار کر لیں تو ابتدا میں تو وہ نہایت معمولی ہوگا، لیکن لڑکی اپنے خاندان کی شہزادی تھی، وہ یقیناً اکتا جاتی۔ نرداس نے یہ باتیں ASI کو سنائیں، لیکن میں جو سمجھا وہ یہ تھا کہ یہ ہندو نوجوان ڈر گیا تھا۔ اس پر جو گزری تھی وہ کسی بھی نوجوان کے لیے اذیت ناک تھی۔ بہرحال نرداس نے شانتی کو صاف جواب دے دیا تھا کہ وہ گھر سے نہیں بھاگے گا اور آئندہ وہ اس کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں رکھے گا۔ نرداس جو محبت کرتا رہا تھا وہ دراصل نوجوانی کے جذبات کا ایک ڈرامہ تھا جو اکثر و بیشتر نوجوان کھیلا کرتے ہیں، اور جب کوئی جھٹکا یا دھچکا لگتا ہے تو ان کے ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں۔ تب انہیں محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے عقل و ہوش پر جذبات کو غالب کر رکھا تھا۔ ASI نے اس سے دوسری بات یہ پوچھی تھی کہ اسے شانتی کے یہ پیغام کس طرح ملتے تھے۔ اس نے جواب دیا، وہ یوں تھا کہ ایک غریب عورت تھی جس کا نام رامو تھا اور پورا نام رام پیاری تھا۔ یہ عورت شانتی کی ماں کی ٹانگیں دبانے اور مٹھی چاپی کرنے کے لیے ان کے ہاں جاتی تھی اور خاصا وقت وہاں رہتی تھی۔ شانتی نے اس عورت کو اپنے اثر میں لے لیا تھا اور اسے پیسے دیتی رہتی تھی۔ کبھی شانتی بھی اس سے اپنا جسم دبواتی تھی اور اس دوران پیغام دے دیتی تھی۔ یہ پیغام زبانی ہوتے تھے۔ رامو کو شانتی نے بھی اور نرداس نے بھی قابل اعتماد تسلیم کر لیا تھا۔ رامو نے ہی نرداس کو بتایا تھا کہ پہلے جگو نے اور پھر اس کے باپ نے شانتی کو بہت مارا پیٹا تھا اور اس کے ساتھ گھر میں ایسا سلوک شروع کیا تھا جیسے وہ کوئی ناپسندیدہ شخصیت ہو۔ نرداس نے رامو کے ذریعے شانتی کو پیغام دیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ کہیں بھی چلا چلے۔ نرداس نے ASI کو بتایا کہ اس کا ایک فوٹو شانتی کے پاس تھا۔ شانتی نے دیکھا کہ نرداس نے اسے کوڑا جواب دے دیا ہے تو شانتی نے اس فوٹو کے پیچھے نرداس کو پیغام لکھ کر بھیجا جس میں یہ لکھا تھا کہ تم بے وفا نکلے، ساری دنیا بے وفا ہے، میں اس دنیا سے جا رہی ہوں۔ ASI نے پوچھا کہ اسے یہ پیغام کب ملا تھا۔ نرداس نے بتایا کہ 2 روز پہلے ملا تھا۔ ASI بہت خوش ہوا کہ شانتی کی یہ تحریر مل گئی ہے اور یہ ایک ثبوت ہے کہ وہ خود گئی ہے اور غالباً خودکشی کی نیت سے گئی ہے۔ ASI نے نرداس سے کہا کہ وہ یہ فوٹو اسے دے دے۔ فوٹو میں نے پھاڑ کر جلا دی تھی۔ نرداس نے یہ جواب دے کر ASI کو مایوس کر دیا۔ اس نے کہا، یہ فوٹو کوئی دیکھ لیتا تو میری شامت آ جاتی۔ میں نے ASI سے مشورہ کیا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ کیا شانتی کے باپ کو یہ بتا دینا چاہیے کہ نرداس نے یہ بیان دیا ہے اور کیا رامو کو تھانے بلانا چاہیے؟ ہم دونوں کچھ دیر اس مسئلے پر تبادلہ خیالات کرتے رہے اور صلاح مشورہ کرتے رہے اور آخر اس فیصلے پر پہنچے کہ شانتی کے باپ کو اصل صورت حال بتا ہی دی جائے۔ میں جو بہتر سمجھتا وہ کر سکتا تھا، لیکن مجھے توقع یہ تھی کہ شانتی کا باپ یہ تسلیم ہی نہیں کرے گا کہ نرداس نے جو کہا وہ صحیح کہا ہے۔ ASI نے کہا کہ وہ تو یہی ظاہر کرے گا کہ اس کی بیٹی بڑے اچھے کردار والی ہے اور اسے جبراً اغوا کیا گیا ہے۔ میں نے نرداس کے باپ کو بلا کر گھر بھیج دیا اور اس کے جانے کے بعد شانتی کے باپ کو اپنے دفتر بلایا۔ ASI کو اپنے پاس ہی بٹھائے رکھا۔ آپ نرداس کو دیکھنے اس کے گھر گئے تھے؟ اس جاگیردار نے اپنے مخصوص رعبدار لہجے میں ASI سے کہا۔ وہ آپ کو گھر نہیں ملا ہوگا، وہ میری بیٹی کو اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ جناب رائے صاحب، ASI نے کہا، نرداس 3 دنوں سے گھر میں پڑا ہے اور اسے بڑا تیز بخار ہے۔ میں اس ڈاکٹر سے بھی مل آیا ہوں جو اس کا علاج کر رہا ہے اور اس نے کچھ اور ہی بیان دیا ہے۔ بخار سے وہ ایسا نڈھال پڑا ہے کہ اس سے اچھی طرح بولا بھی نہیں جاتا۔ انہیں نرداس کا بیان سنا دو، میں نے ASI سے کہا۔ اس جاگیردار کا پورا نام رائے سندر داس پنڈت تھا اور رائے کہلاتا تھا۔ ASI نے اسے نرداس کا پورا بیان سنا دیا اور اس میں اس عورت کا بھی پورا تفصیلی ذکر کیا جس کا نام رامو تھا اور ان کے گھر میں وہ جایا کرتی تھی۔ میں رائے کے چہرے کی طرف دیکھتا رہا۔ جو ASI بیان سناتا گیا رائے کے چہرے پر غصے کا تاثر پیدا ہوتا رہا اور پھر یہ بڑھتا ہی گیا۔ اتفاق سے ASI ہندو تھا اور وہ بھی پنڈت تھا۔ میں نے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لیا کہ یہ شخص مانے گا نہیں اور میں اپنی تھانے داری کا پورا استعمال کروں گا۔ وہ ملیچ بکواس کرتا ہے، رائے سندر داس بولا۔ یہ اس کے باپ کی فریب کاری ہے کہ بیٹے کو لٹا کر کہہ دیا ہے کہ یہ بخار سے مر رہا ہے۔ رائے صاحب، میں نے کہا، آپ پولیس اسٹیشن میں بیٹھے ہیں جہاں میرا حکم چلتا ہے۔ ہم پر رعب جھاڑنے کی اور حکم چلانے کی جرات نہ کریں۔
मेरे इस एएसआई ने निर्दोष का बयान लिया है। इस औरत के साथ इसकी कोई बात नहीं हुई। मैं इस औरत को यहाँ बुलवाता हूँ और वो आपके सामने बयान देगी। अगर निर्दोष ने झूठ बोला है और ये औरत भी अगर झूठ बोलेगी तो मैं इन दोनों को हवालात में बंद कर दूंगा। अभी तो मुझे आपके घर जाकर वो कमरा भी देखना है जिसमें शांति सोई थी। वहां जाकर मैं कोई राय दे सकूंगा कि इस कमरे में से जबरन लड़की को उठाकर ले जाना किसी इंसान के लिए मुमकिन भी था या नहीं। मैंने एक हेड कांस्टेबल को बुलाया और उसे इस औरत का नाम बताकर कहा कि वो जहां भी मिले इसे थाने ले आए। मेरा ख्याल है कि यूं करें, जागीरदार ने कहा। आपको मेरे घर जाना तो है ही, इस औरत का वहीं घर में बयान ले लेंगे। बयान थाने में ही लिया जाएगा, मैंने कहा। आप इस औरत के आने तक बाहर बैठें। इसका मशवरा ठीक था, लेकिन मैंने इसलिए न माना कि एक तो मैं इसका कोई मशवरा नहीं मानना चाहता था और दूसरी वजह यह कि थाने में बयान लेना अच्छा रहता था, क्योंकि थाने का रौब और दहशत बयान देने वाले पर वो असर करती है जो हम पैदा करना चाहते हैं। मैंने देखा कि ये शख्स मेरे पास ही बैठना चाहता था, शायद बाहर इंतजार करने में अपनी तौहीन समझ रहा था। उसने निर्दोष की कोई बात शुरू कर दी। मैंने उसे टोक दिया और ये तस्लीम कर लेने पर आमादा करने के लिए बात शुरू कर दी कि शांति खुद गई है और इसे अगवा नहीं किया गया और निर्दोष का इसमें कोई अमल दखल नहीं। ज़रा सोचें राय साहब, मैंने कहा। अगर इस छोटी सी जात की औरत ने आपके मुंह पर सच्ची बात कह दी तो आपकी क्या इज्जत रह जाएगी। अगर इस कमीन औरत ने मेरे सामने कोई ऐसी वैसी बात की तो मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जागीरदार ने कहा। मेरे घर 2 नाली बंदूक है। आप मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मैं अपने इख्तियारात का कुली तौर पर इस्तेमाल करूं, मैंने कहा। कानून ने मुझे इख्तियार दे रखा है कि जिस शख्स से किसी मुल्जिम, मुश्तबा या गवाह को कोई खतरा हो तो इस शख्स की नेक चलने की जमानत ले लूं। अगर मैंने महसूस किया कि ये औरत आपके डर से सही बयान नहीं दे रही तो मैं आपकी जमानत तलब कर लूँगा और यह आपके लिए अच्छा नहीं होगा। बहरहाल आप बाहर तशरीफ़ रखें, आपकी जब ज़रूरत पड़ेगी तो बुलवा लूँगा। मैं कहानी से हटकर ऐसी बातें भी कहना चाहता हूँ जो आपके लिए सूदमंद हो सकती हैं। गौर फरमाएं, खुशामद पसंदी इंसान की शख्सियत और किरदार को रेत की ढेरी बना देती है। इस जागीरदार के पास इतनी दौलत थी जिसका शुमार वो खुद भी नहीं कर सकता था। आम लोगों के लिए, जिन्हें हम आवाम कहा करते हैं, ये शख्स बड़ी ही ऊंची सोशल पोजीशन रखता था, लेकिन फितरतन अंग्रेज़ों का गुलाम था और खुशामद में इनके आगे सजदा करने से भी गुरेज नहीं करता था। इस फितरत ने उसके किरदार में और शख्सियत में ऐसी कमज़ोरी पैदा कर दी थी कि इसमें खुद एतमादी रही ही नहीं थी। मुझ पर रौब गांठता था और जब मैं आगे से इसके रौब को फूक का फायर समझकर कोई और बात करता था तो वो यकलख्त नर्म पड़ जाता और मुझे रहम तलब निगाहों से देखने लगता था। मैंने उसकी ये कमज़ोरी भांप ली और 2-4 और बातें कहकर उसे मगलूब कर लिया। वो आहिस्ता आहिस्ता कुर्सी से उठा और झुका झुका सा चलता हुआ मेरे दफ्तर से निकल गया। यहाँ मैं अल्लाह के फरमान का हवाला दूंगा। अल्लाह ने फरमाया है कि इसकी ज़ात बारी के सिवा किसी के आगे मत झुको। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ये फरमान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे भी झुकना गुनाह है। रुकू और सुजूद के लायक तो सिर्फ अल्लाह की ही ज़ात है। रामू आ गई। अधेड़ उम्र करीब सी औरत खौफ ज़दगी के आलम में मेरे दफ्तर में दाखिल हुई। हेड कांस्टेबल इसे मेरे करीब ले आया और मेरे इशारे पर इसे कुर्सी पर बिठा दिया। वो बेचारी कुर्सी पर बैठने से यूं डर रही थी जैसे वो बैठेगी और मैं कुर्सी में बिजली का करंट छोड़ दूंगा और वो मर जाएगी। वो अपने आप को इतनी इज्जत के काबिल समझती ही नहीं थी। हिंदू छोटी जात और अछूत के साथ बहुत ही बुरा सलूक किया करते हैं। मैंने बड़े प्यार से कहा कि वो आराम से बैठे और बिल्कुल न डरे, न दिल पर कोई घबराहट रखे। मैं हेड कांस्टेबल से बोल रहा था कि वो जागीरदार को अंदर भेज दे। जागीरदार आया और उसे मैंने साथ वाली कुर्सी पर बिठा दिया और देखा कि वो घूर घूर कर इस औरत को देखता और कभी मुझे देखने लगता था। मैं समझ गया कि ये शख्स इसमें अपनी तौहीन समझ रहा है कि घटिया दर्जे की एक औरत को उसकी बराबरी में बिठाया गया है। मैंने इधर जरा सी भी तवज्जो न दी। सही तरीका तो ये था कि मैं इस औरत से अलग बयान लेता और इसके बाद इस राय साहब को बुलाता और इस बयान को जहन में रखकर इसके साथ सवालों जवाब करता। लेकिन मुझे ख्याल आ गया कि ये शख्स ये ना कहे कि मैंने इस औरत को ज़रा डरा धमकाकर या कोई लालच देकर इससे अपनी ज़रूरत का बयान ले लिया है। रामू, मैंने इस औरत से कहा, तुम जानती हो राय साहब की बेटी लापता हो गई है। हम इसे ढूंढते फिर रहे हैं।
مجھے پتہ چلا کہ تمہارے ساتھ اس کی کچھ رازداری کی باتیں ہوتی رہتی تھیں اور وہ نرداس کو تمہاری زبانی پیغام دیتی رہتی تھی۔ اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں اور نہ تم پر کوئی الزام آئے گا۔ رائے صاحب بہت پریشان ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ شانتی کو کوئی گھر سے زبردستی اٹھا کر لے گیا ہے۔ میں نے رائے سے کہا کہ رائے صاحب آپ بھی رامو سے کہیں کہ یہ صحیح بات بتا دے، بیچاری آپ سے ڈر رہی ہے، بات نہیں کر پا رہی۔ جاگیردار نے اسے کہہ تو دیا کہ وہ اصل بات بتا دے، لیکن اس کا انداز ایسے تھا جیسے وہ چاہتا ہے کہ اصل بات سامنے نہ آئے۔ مختصراً یوں سمجھ لیں کہ کچھ میں نے اور کچھ اس کے آقا جاگیردار نے اس عورت کا خوف رفع کر کے بولنے پر تیار کر لیا۔ شانتی دیوی کو کوئی زبردستی نہیں لے گیا، رامو نے جھجکتے ہوئے کہا۔ نہ کوئی ایسی جرات کر سکتا ہے، کوئی کرے تو رائے صاحب اس کے پورے خاندان کو تباہ کر کے رکھ دیں۔ اس جاگیردار نے نوکرانی کو ذرا رعبدار آواز میں کہا کہ وہ اتنے یقین کے ساتھ کس طرح کہہ سکتی ہے کہ شانتی کو کوئی زبردستی اپنے ساتھ نہیں لے گیا۔ میں نے اس شخص کو ذرا رعب سے کہا کہ وہ اس تفتیش میں دخل اندازی نہ کرے اور یہ صرف میرا کام ہے کہ میں کچھ پوچھوں یا نہ پوچھوں۔ پھر میں نے رامو کی حوصلہ افزائی کی۔ جاگیردار چپ ہو گیا تو آہستہ آہستہ اس عورت نے ساری بات کھول دی۔ ایس آئی کو نرداس نے جو بیان دیا تھا اس کی تصدیق ہو گئی۔ رامو نے بتایا کہ آخری پیغام نرداس کی فوٹو کے پیچھے شانتی نے لکھ کر بھیجا تھا۔ رامو پڑھی لکھی تو نہیں تھی کہ وہ پیغام پڑھ لیتی۔ شانتی نے اسے ایسی باتیں کہی تھیں جن سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ شانتی کسی بھی رات گھر سے نکل جائے گی اور خودکشی کر لے گی۔ شانتی دیوی تو صرف مرنے کی باتیں کرتی تھیں، رامو نے کہا۔ میں اسے کہتی تھی کہ بھگوان کا دیا کم تو نہیں، تم راجکماری ہو اور کچھ دن گزرے تو تمہاری شادی ہو جائے گی، پھر سارے دکھ درد ختم ہو جائیں گے۔ میں اسے نرداس سے ہٹانے کے لیے بہت کچھ کہتی رہتی تھی، لیکن اس کا دماغ ایک ہی جگہ اٹک گیا تھا۔ میں نے اس سے کچھ باتیں پوچھیں اور ایک آدھ بات جاگیردار نے بھی پوچھی۔ اس سے جو ذرا سا شک رہ گیا تھا وہ بھی رفع ہو گیا۔ رامو نے آخر میں بتایا کہ آخری دن یعنی گزشتہ روز شانتی نے اسے ایک جوڑا کپڑوں کا دیا اور کچھ پیسے بھی دیے اور اس سے کہا تھا کہ کل اس کی لاش مل جائے گی۔ رامو یہ سن کر رو پڑی تھی اور اس نے ایک بار پھر شانتی سے اپنا ارادہ بدل لینے کو کہا تھا، لیکن شانتی نے اسے کہا کہ اگر اس نے اس کے مرنے سے پہلے کسی کو بتا دیا تو اس کی بدرو اسے یعنی رامو کو چین سے جینے نہیں دے گی۔ ہندو بڑی ہی بری طرح سے توہم پرست ہوتے ہیں۔ یہ عورت بدرو کا نام سن کر ڈر گئی اور اس نے کسی کو بھی نہ بتایا کہ شانتی کا کیا ارادہ ہے۔ تم نے پوچھا نہیں کہ لاش کہاں سے ملے گی؟ میں نے پوچھا۔ نہیں مہاراج، رامو نے جواب دیا۔ میں تو اپنے ہوش و حواس میں ہی نہیں رہی تھی۔ یہ خیال بھی آیا کہ شانتی ایسا قدم نہیں اٹھائے گی، یہ صرف مایوسی کا اثر ہے جو رات تک شاید اتر جائے۔ دیکھ ملیچ عورت، جاگیردار نے اپنے مخصوص تہکمانہ لہجے میں کہا، اگر تیری یہ بات غلط نکلی تو… مجھے آج تک وہ وقت اور وہ منظر اچھی طرح یاد ہے۔ میں نے جاگیردار کو اس سے آگے بولنے نہ دیا اور رامو سے کہا کہ وہ نڈر ہو کر گھر چلی جائے اور اگر رائے صاحب یا کوئی اور اسے اس بات پر پریشان کرتا ہے کہ اس نے صحیح بیان دیا ہے تو وہ سیدھی میرے پاس تھانے آ جائے اور مجھے بتائے، پھر دیکھے کہ میں اس شخص کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہوں۔ وہ چلی گئی اور میں نے جاگیردار کو ایک بار پھر خبردار کیا کہ وہ اس عورت کے ساتھ کوئی بات نہ کرے اور اگر اس کے ہاتھوں اس عورت کو اس پاداش میں کوئی تکلیف پہنچائی گئی کہ اس نے بیان دیا تھا تو پھر میں مجبور ہو جاؤں گا کہ قانونی کارروائی کروں۔ میرا ذہن تو صاف ہو گیا تھا۔ میں اٹھا، اسٹاف کے 3-4 آدمی ساتھ لیے اور جاگیردار کے ساتھ اس کے گھر کو چل پڑا۔ میں راستے میں سوچتا گیا کہ خودکشی کا ایک طریقہ تو زہر تھا جو شانتی کو کہیں سے نہیں ملا ہوگا۔ اس قصبے میں خودکشی کے 2 ذریعے موجود تھے۔ دریائے گنگا کوئی 1 میل دور سے گزرتا تھا۔ شانتی رات کو وہاں سے بے خوف و خطر پہنچ سکتی تھی اور پھر وہ دریا میں کود جاتی۔ اور دوسرا ذریعہ ریلوے لائن تھی۔ یہ قصبہ برانچ لائن پر تھا، ریلوے اسٹیشن بھی تھا، رات کو ایک ریل گاڑی یہاں سے گزرتی تھی۔ اگر شانتی نے ریل گاڑی کے آگے پٹری پر لیٹ کر خودکشی کی ہوتی تو الگ صبح ہی تھانے اطلاع پہنچ جاتی۔ اب تو 11 بج چکے تھے۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ شانتی نے پٹری پر خودکشی نہیں کی اور وہ یقیناً دریا میں کود گئی ہوگی۔ صبح ہونے تک اس کی لاش بہت دور پہنچ چکی ہوگی اور اگر کسی نے لاش نکال بھی لی تو کسی اور تھانے میں اطلاع جائے گی۔ جاگیردار کی حویلی تھی تو پرانے ٹائپ کی، لیکن اس پرانے قصبے میں محل لگتی تھی۔ میں نے اسے باہر سے دیکھا تو یقین آ گیا کہ باہر سے کوئی حویلی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ میں اس لیے سوچ رہا تھا کہ ذہن میں رکھا
जाता कि 1 या 2-3 आदमी अंदर गए और सोई हुई लड़की को उठा लाए, तो ये मुमकिन ही नहीं था। जागीरदार मुझे अंदर ले जाकर उस कमरे में ले गया जिसमें शांति सोया करती थी, बल्कि दिन भर इसी कमरे में रहती थी। सही मायनों में अमीराना बल्कि शाहाना कमरा था। मैं मिडिल क्लास का फर्द था। मुझे ये कमरा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बड़े कीमती फर्नीचर और दीगर अशिया से सजा सजाया लगता था। एक पलंग था जिस पर बिस्तर बिछा था और पलंग पोश बड़ा ही दिलकश था। इस पर 2 तकिए ऊपर तले रखे थे। मैंने कुछ सोचकर या गालिबन ऐसे ही ऊपर वाले तकिए पर हाथ फेरा। मखमल और रेशम जैसा मुलायम लगा। मैंने ऊपर वाला तकिया उठाकर पलंग पर फेंका, फिर दूसरा तकिया उठाया तो उसके नीचे एक कागज़ पड़ा नजर आया जिस पर हिंदी की तहरीर लिखी हुई थी। मैं हिंदी लिख पढ़ सकता था। मैंने ये तहरीर पढ़ी और खामोशी से कागज़ शांति के बाप की तरफ बढ़ा दिया। उसने भी तहरीर पढ़ी और मैं उसके चेहरे के बदलते रंग देखता रहा। आज इतनी मुद्दत गुजर जाने के बाद मुझे इस तहरीर के सही अल्फाज तो याद नहीं रहे, लेकिन ये अच्छी तरह याद है कि शांति ने अपने जज्बात और एहसासात का इजहार इस तरह किया था। उसने अपने बाप और भाई जगन्नाथ से मुखातिब होकर लिखा था कि लड़कियां भी भगवान पैदा करता है और लड़कों को भी भगवान ही दुनिया में भेजता है, लेकिन इंसान लड़के से मोहब्बत और लड़की से नफरत करता है। हमारे घर में सिर्फ एक लड़का पैदा हुआ और बाकी सब लड़कियां। लड़के यानी जगन्नाथ ने घटिया और गरीब लड़कियों को पैसे देकर खराब किया और बदकारी करता रहा। मैंने सच्ची मोहब्बत की और मुझे मुजरिम ठहराया गया। फिर मुझे अछूत बनाकर अलग कमरे में कैद कर दिया गया। मैंने कोई बदी नहीं की। मैं जैसी थी वैसी ही दुनिया से जा रही हूँ। जिस लड़की को अपने माँ बाप से मोहब्बत की बजाय हकारत मिले, इस लड़की को वापस भगवान के पास चले जाना चाहिए। मुझे ढूंढने की कोशिश न करना। मेरी लाश मिल जाए तो जहाँ लाश मिले वहीं जला देना। इसके नीचे लिखा था शांति। मैंने पहली बार इस जागीरदार बाप की आंखों में आंसू देखे और उसके हाथ से ये कागज़ ले लिया और इससे पूछा कि ये तहरीर शांति के हाथ की लिखी हुई है या इसमें कोई शक है। उसने इस तरह ऊपर नीचे सर हिलाया जैसे तस्लीम किया हो कि ये तहरीर शांति की ही है। मैंने वहीं जागीरदार का बयान लिखकर उसके दस्तखत ले लिए और इस तरह किसी चीज़ की बरामदगी पर जो कागजी कार्रवाई होती है वो मुकम्मल की और बाहर निकल आया। मेरा काम ख़त्म हो गया था। जागीरदार ने लिख दिया था कि उसकी बेटी खुद गई है और ख़ुदकुशी के इरादे से गई है, लेकिन मैंने उसे ये न कहा कि अब मेरी छुट्टी हो गई है, क्योंकि वो बहुत ही मग़मूम हो गया था। मुझे उस पर ज़रा सा भी रहम नहीं आना चाहिए था कि उसकी बेटी उसे ये सदमा दे गई थी, क्योंकि इस सदमे का ज़िम्मेदार बल्कि मुजरिम ये खुद था। फिर भी उसके पास रुका रहा और कहा कि अगर इसे मेरी किसी और खिदमत और मेरे ताउन की ज़रूरत हो तो मुझे बताए। आप क्या मदद करेंगे? उसने दबी दबी आवाज़ में कहा। ज़रा रुक रुक कर मज़ीद कहा, लाश मिट जाती तो अच्छा था। मैं लाश कहाँ ढूंढता फिरूंगा? राय साहब, मैंने कहा, आपकी बेटी रेलवे लाइन पर गाड़ी तले आ जाती तो अब तक लाश आपके घर पहुंच चुकी होती। उसने दरिया में कूदकर जान दी होगी। मैं ये कर सकता हूँ कि और थाने जाते ही ये करूँगा कि इर्द गिर्द के थानों में इतला भिजवा देता हूँ कि इस हुलिये की लड़की की लाश मिले तो मेरे थाने में फ़ौरन इतला भिजवा दें। मैंने थाने पहुँचते ही जिस तरह किसी गुमशुदा शख्स, मर्द या औरत का इश्तहार शोरो गौगा दिया जाता है, ऐसी ही तहरीर लिखी। डीएसपी को इस वक़्ए की इतला देकर इजाज़त तलब की कि मैं चंद एक थानों को ये इतला भिजवा दूँ। डीएसपी ने इजाज़त दे दी। दूसरे थानों को इतलाएं भिजवाने का इंतज़ाम डीएसपी के ऑफिस में हुआ करता था और इस दौर में सुर्ख फीते का रिवाज ही नहीं था। कार्रवाई जो करनी होती थी वो फौरी तौर पर की जाती थी। अंग्रेज़ अफसर खुद देखा करते थे कि मतलूबा कार्रवाई हो गई है। मुझे याद नहीं कि मैंने खुद अपनी किसी कहानी में लिखा था या गालिबन किसी और इंस्पेक्टर ने अपनी तफ्तीशी कहानी में लिखा था कि पुलिस वाले आसमान से उतरे हुए फरिश्ते नहीं होते, जिन और भूत भी नहीं होते, ना ही इनके हाथों में कोई ऐसा जादू या तिलिस्म होता है कि इन्हें मुलजिम नजर आ जाते हों और वो इन्हें पकड़ लेते हों। ये कमाल पुलिस के मुखबिरों का होता है। लोग तो जानते ही नहीं कि इनके दरमियान पुलिस के कितने मुखबिर मौजूद रहते हैं। और मैंने यहाँ तक देखा है कि एक बेटा अपने बाप के खिलाफ भी मुखबिरी कर देता है। हर इस थानेदार का एक कामयाब थानेदार उसको कहा जाता है जिसका मुखबिरी का निज़ाम पूरे इलाके में और घर घर फैला हुआ हो। इसके अलावा पुलिस चौकी और चौकस रहती थी। टाल मटोल का तो तसव्वुर ही नहीं होता था।
ऐसे तो होता ही नहीं था कि कोई कत्ल हो जाता तो 2 थानों के थानेदार इस मसले में उलझ जाते कि ये लाश मेरे थाने के इलाके में नहीं पड़ी हुई बल्कि मुल्हका थाने के इलाके में है। 7-8 दिन गुजर गए, कहीं से भी लाश की बरामदगी की इत्तला न मिली। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जब इस तरह किसी की गुमशुदगी की इत्तला दूसरे थानों को दी जाती है तो गुम हो जाने वाले का मुकम्मल हुलिया, उम्र, कद, पहने हुए कपड़े और नाम वगैरह भी साथ लिखा जाता है। पुलिस वालों को लिखा हुआ हुलिया सिर्फ पुलिस वाले ही समझ सकते हैं। हुलिया ऐसा लिखा जाता है कि पढ़ने वाले के सामने एक वाज़ेह तस्वीर आ जाती है। मैंने लाश बरामद करानी थी, इसका मुकम्मल हुलिया, पहने हुए कपड़े, चेहरे का रंग और उम्र वगैरह लिखनी थी और साथ ही नाम शांति भी लिख दिया था। 8वें-9वें दिन 7 वाले थाने से एक हेड कांस्टेबल ये इत्तला लाया कि लाश तो नहीं मिली, लेकिन एक गांव में शांति नाम की एक लड़की का सुराग मिला है जिसका हुलिया बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैंने लिखा था। मैंने इसे फर्शनासी की एक बड़ी अच्छी मिसाल समझकर हेड कांस्टेबल से कहा कि वो अपने सब इंस्पेक्टर का मेरी तरफ से शुक्रिया अदा करें। ये बात मानने वाली थी ही नहीं कि शांति जिंदा मिल गई है, लेकिन हेड कांस्टेबल ने जो मजीद बात सुनाई इससे मैं शक में पड़ गया और इरादा कर लिया कि इस लड़की को जाकर देख लिया जाए। बात यह थी कि एक जवां साल आदमी 8-9 दिन पहले इस लड़की को इस गांव में ले गया था और 4-5 दिनों बाद उसके साथ शादी कर ली थी। हेड कांस्टेबल ने यह भी बताया कि इस लड़की को छुपाकर नहीं रखा गया, बल्कि गांव की औरतें उसके घर उसे देखने जाती रही थीं और एक मुखबिर ने इत्तला दी थी कि ये कोई मशकूक मामला है। मामला मशकूक इस तरह था कि ये जवां साल आदमी एक पेशावर डाकू के गैंग का आदमी था। उस डाकू का नाम पुलिस के रिकॉर्ड में कमालुद्दीन और कमाला लिखा हुआ था। कमाला अपने इलाके की हर दिल अजीज शख्सियत था। इस जमाने में डाकू आज की तरह नहीं होते थे, बल्कि उन्होंने मुआशरे में अपनी बाइज्जत हैसियत बना रखी होती थी। कमाले के मुतालिक मशहूर था कि गरीबों की बहुत मदद करता था। डकैती की वारदातें अपने गांव या इर्द गिर्द के देहात में नहीं करता था, बल्कि दूर जाकर वारदात करता और इतना होशियार था कि पकड़ा नहीं जाता था। ये तो मैंने बड़ी मुख्तसर सी बात की है। हेड कांस्टेबल ने बड़ी तफसील से बात सुनाई थी और मैंने इससे बहुत कुछ पूछा था। चूंकि वो पुराना हेड कांस्टेबल था, इसलिए वो जानता था कि ये इत्तला एक थानेदार को किस तरह देनी है और किस तरह इसे मशकूक बनाना है। दरअसल इस हेड कांस्टेबल ने मेरा काम आसान कर दिया था और वो चाहता था कि मैं अचानक इस गांव में जा पहुंचूं और इस लड़की को देखूं। कोई आम आदमी यकीन नहीं कर सकता था कि ये लड़की राय सुंदरदास की बेटी शांति होगी। यकीन मुझे भी नहीं आ रहा था, लेकिन पुलिस वाले ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि ऐसे ऐसे वाक़यात और इत्तफ़ाक़ात हो जाते हैं जिन्हें मौजज़ा ही कहा जा सकता है। मुझे हेड कांस्टेबल ने कायल कर लिया था कि मैं इस लड़की को देखूं और इसकी शनाख्त गांव में करवाने का बंदोबस्त करूं और इसको वापस ले आऊं। यहाँ फिर कहूँगा कि ये इस दौर की पुलिस की कारकर्दगी थी। मेरा काम ख़त्म हो चुका था। वो इस तरह साबित हो गया था कि गुमशुदा लड़की खुद गई और खुदकुशी के इरादे से गई है। अंग्रेज़ों ने हमें ट्रेनिंग ही ऐसी दी थी कि हर पुलिस ऑफिसर अपने फ़र्ज़ को पूरा करना अपना दीन और धर्म समझता था। फिर ज़ाती किरदार भी कोई असर रखता है। मैंने हेड कांस्टेबल से कहा कि वो चला जाए और मैं कल उसके थाने पहुंच जाऊंगा। मैंने इसी वक्त जागीरदार को बुलवाया और उसे बताया कि कल सूरज निकलने से खासा पहले मेरे पास पहुंच जाए और 2 टांगों का बंदोबस्त भी करता लाए। मैंने उसे कहा कि ये महज शक वाली बात है, लेकिन हो सकता है कि लड़की इसकी बेटी ही हो। इसे शनाख्त के लिए साथ ले जाना था। वो गांव वहां से 4 मील से कुछ ज़्यादा दूर ही था और वहां तक बड़ी अच्छी पगडंडी जाती थी जिस पर टांगे चलते थे। ये तो मैं बता चुका हूँ कि वो मेरे मुल्क का थाने का इलाका था। अगली सुबह जागीरदार सुंदरदास 2 बड़ी अच्छी किस्म के टांगे लेकर थाने पहुंच गया। मैं एक हेड कांस्टेबल और 5 कांस्टेबलों के साथ उसका मुंतज़िर था। उसके आते ही हम सब टांगों में सवार हुए और चल पड़े। मैंने दोनों टांगाबानों से कहा कि बहुत जल्दी हमें पहुंचाना है। दोनों के घोड़े बड़े अच्छे थे। उन्होंने बड़ी अच्छी रफ्तार से हमें इस इलाके के थाने में पहुंचा दिया। वहां एक हिंदू एसएचओ था। उसने अपने तौर पर इंक्वायरी कर ली थी और कहा कि उसे ये लड़की मशकूक नजर आई है। उसने ये भी बताया कि लड़की देहाती नहीं शहरी लगती है। इस हेड कांस्टेबल ने जिसे मेरे पास भेजा गया था, इस गांव जाकर इस लड़की को देखा था। चूंकि वो आदमी जो लड़की को लाया और उसके साथ शादी की थी एक डाकू के गैंग का आदमी था, इसलिए उसने पुलिस के साथ सलाम दुआ रखी हुई थी।
इस हेड कांस्टेबल के साथ भी उसने रस्मी से मरासिम पैदा कर रखे थे। हिंदू एसएचओ ने इसी हेड कांस्टेबल को मेरे साथ भेज दिया। वो गांव थाने वाले गांव से 2-2.5 मील दूर था, जहां तक टांगे जा सकते थे। हम टांगों में सवार हुए और ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि हम इस गांव में जा पहुंचे। ये कोई बड़ा गांव नहीं था, चंद एक ही घर थे, लेकिन कोई इतने भी थोड़े नहीं थे कि इसे छोटा सा गांव कहा जाता। गांव का नंबरदार दौड़ता बाहर आया, चौकीदार भी आ गया और फिर तो हर घर के तमाम अफराद तमाशा देखने निकल आए कि पुलिस आई है। हेड कांस्टेबल मुझे सीधा उस घर में ले गया जहां वो आदमी अपनी मशकूक दुल्हन के साथ रहता था। शांति का बाप साथ था। दरवाज़ा खुला हुआ था। हम दस्तक दिए बगैर अंदर चले गए। हेड कांस्टेबल ने सहन में जाकर आवाज़ दी, शरफू भाई बाहर आओ, तुम्हारे मेहमान आए हैं। एक जवान साल आदमी कमरे से निकला और उसके चेहरे पर घबराहट आ गई, जैसे वो बौखला गया या खौफजदा हो गया हो। उसकी उम्र 24-25 साल लगती थी। रंग तो उसका सांवला था, लेकिन चेहरे के खदोखाल और कद-काठ से खूबरू था। उसके पीछे एक नौजवान लड़की दरवाजे में आई और वहीं रुक गई। मैंने उसके चेहरे पर हैरत और खौफ के आसार देखे। यह है मेरी बेटी शांति, राय सुंदरदास ने बेख्तियार कहा। भगवान, ये तो जिंदा मिल गई है। क्या आप इसे मौजज़ा नहीं कहेंगे? लेकिन मैं मौजज़ा नहीं कहूँगा। मैंने अपनी सर्विस में इस किस्म के मुतअद्दिद मौजज़े देखे हैं। तफ्तीशों के दौरान ऐसे ही हैरानकुन वाक़या सामने आते हैं। मैंने शरफू और शांति को आगे आने को कहा। मैंने अपनी इस कार्रवाई को कानून के मुताबिक करने के लिए नंबरदार और एक मोअज़्ज़िज़ आदमी को साथ लिया। शरफू से कहा कि वो सहन में चारपाइयाँ रख दे। पुलिस गार्ड को बाहर भेज दिया। चारपाइयाँ आईं तो हम सब बैठ गए और शरफू और शांति को भी बिठा लिया। शांति के बाप की रऊनत का यह आलम था कि उसने अपनी बेटी को गले लगाना तो दूर की बात है, उसके सर पर हाथ भी न फेरा। मैंने उसका चेहरा देखा। चेहरे पर कोई अच्छा तासुर नहीं था। उसके जहन में गालिबन ये शक होगा कि शांति इस आदमी के साथ घर से भाग आई है। मुझे भी यही शक था, लेकिन इनके बयान अपने थाने में लाकर लेने थे। शांति, मैंने कहा, तुम्हें जिंदा देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है। ये बताओ कि तुम्हें यहाँ ज़बरदस्ती लाया गया है या खुद आई हो? मैं खुद आई हूँ, शांति ने ज़रा दबी दबी आवाज़ में जवाब दिया। मुझे कोई ज़बरदस्ती नहीं लाया, न मुझ पर जबर किया गया है, और मैं अब शांति नहीं आसिफा हूँ। मैं मुसलमान हो गई हूँ और इस शर्फ के साथ शादी कर ली है। मैं इससे यही अल्फाज कहलवाना चाहता था जो उसने मेरी तवक्को के बिल्कुल खिलाफ कह दिए। मैं इसे इसके सिवा और क्या कह सकता हूँ कि अल्लाह की मदद शामिल हाल थी। शरफू का पूरा नाम शरफुद्दीन था, यानी कि वो मुसलमान था। मैं हैरान था कि शांति इतनी दूर गांव में एक देहाती और वो भी मुसलमान के साथ किस तरह आ गई है। शरफू, मैंने कहा, तुम्हें शांति यानी आसिफा के साथ मेरे साथ थाने चलना होगा। मैं तुम्हें हथकड़ी नहीं लगाऊंगा, लेकिन अपने आप को मेरी हिरासत में समझो। तुम दोनों के बयान वहां जाकर लूँगा। मैं ये बता देती हूँ, शांति ने कहा, मैं शरफू के साथ रहूँगी, अपने घर नहीं जाऊँगी। मैंने देखा कि शांति जितनी खूबसूरत थी, इससे कहीं ज़्यादा जुर्रतमंद और पुरएतमाद थी। मेरे पूछने पर शरफू ने बताया कि वो शांति को किसी मजिस्ट्रेट के पास नहीं ले गया था। अगर ये दोनों किसी मजिस्ट्रेट की कोर्ट में जाकर बयान देते कि शांति बालिग है और ये अपनी मर्जी से आई है और बगैर जबर के उसने अपना मजहब तब्दील कर लिया और शरफू के साथ शादी कर ली है, तो इनके लिए बहुत अच्छा होता। अगर उन्होंने ये कानूनी तकाजा पूरा कर लिया होता तो मैं इन्हें हिरासत में ले ही नहीं सकता था। इस कानूनी कार्रवाई के बगैर सूरत कुछ और बन गई थी, बल्कि शांति के जागीरदार बाप ने सूरत कुछ और बना दी थी। वो कहता था कि इसकी बेटी पर जबर किया गया है और वो शरफू के खिलाफ पर्चा करवाएगा। ये तो मैंने उसी वक्त महसूस कर लिया था कि कोई हिंदू ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि एक हिंदू लड़की मुसलमान हो जाए।